स्वागत है आप सभी का थ्रू द ऑर्ड्स के इस ओपन मंच पे, जहां हम बात करते हैं हमारे जीवन से जुड़े हर उस मुद्दे की जिनकी जड़ें इतिहास में दबी हैं, और हम कोशिश करेंगे बिना पक्ष विपक्ष के बहाव में आए बात करने की, उस सत्य की जो सत्य है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। हमने बताया आपको कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन क्यों हुआ था, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से क्यों जुड़ी, और सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देने में किन किन तथ्यों को देखी और उसके जजमेंट का क्या आधार था। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदिर वर्सेस मंडल पॉलिटिक्स की। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी, किन किन मुद्दों को लेके ये अपने राजनीतिक दुनिया में आई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। समय था 21 अक्टूबर 1951 का, जब बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ को शुरू किया, जिसका इलेक्शन सिंबल था दीपक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के ही लीडर थे। वे नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, परंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को लेकर और नेहरू लियाकत पैक्ट को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, और फिर इनकी बात सुनी नहीं जाती तो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन के बाद आरएसएस की मदद से जनसंघ को शुरू करते हैं, और जनसंघ सन 1951 के इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें जीत पाती हैं, जिनमें से एक सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 और 52 के इलेक्शन में कश्मीर को लेके स्पेशल स्टेटस देने के अगेंस्ट हैं। जब वो कश्मीर में बिना परमिशन के पहुंच जाते हैं तो उन्हें जम्मू में अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, और 23 जून 1953 को उनका देहांत हो जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए आज बीजेपी ये नारा देती है कि जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इनकी डेथ के बाद जनसंघ के को फाउंडर दीनदयाल उपाध्याय गांव-गांव में जाके लोगों को जनसंघ से जोड़ने का प्रयास करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के मेंबर थे, और इसलिए इनके आइडियोलॉजी में आरएसएस की आइडियोलॉजी साफ झलकती थी, जैसे कि वो गौ हत्या को बैन करने की मांग करते। 1967 के इलेक्शन में जनसंघ को 35 सीटें मिलती हैं, और इस तरह से ये देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, और लोकल पार्टी से कोalition करके ये बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में अपना सरकार भी बनाती है। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की डेथ के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसे हम बिहार आंदोलन या फिर जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी वीडियो में आपको बिहार आंदोलन को बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझाते हैं कि बिहार आंदोलन क्या था। 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। यह आंदोलन बाद में केंद्र सरकार में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हो गया। जब तक ये आंदोलन बिहार राज्य में था, तब तक इसे बिहार आंदोलन या जेपी आंदोलन बोला गया, और जैसे ही यह केंद्र में पहुंचता है तो इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया जाता है। इसके पहले गुजरात में महंगाई और आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन किया जा रहा था। नवनिर्माण आंदोलन के कारण गुजरात सरकार को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। तब बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया था। 18 फरवरी 1974 को पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूरे राज्य से छात्र नेताओं को आमंत्रित किया गया। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए
बिहार छात्र संघर्ष समिति BCSS का गठन किया। लालू प्रसाद यादव को अध्यक्ष चुना गया। कई समकालीन युवा नेता जैसे सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान भी इस आयोजन में शामिल थे। उनकी मांगें छात्रावासों में शिक्षा और भोजन से संबंधित थी। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने 18 मार्च 1974 को बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव किया। उन्होंने विधानसभा की सभी सड़कों को अवरुद्ध किया और पूर्व शिक्षा मंत्री रामानंद सिंह के आवास पर भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने छात्र नेताओं को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहे। पटना में पुलिस द्वारा 3 छात्रों की हत्या ने बिहार में छात्र विरोध को भड़का दिया। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने 23 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की। इसी बीच जयप्रकाश नारायण ने 11 फरवरी को नवनिर्माण आंदोलन को देखने के लिए गुजरात का दौरा किया और 30 मार्च 1974 को नेतृत्व करने का इरादा जताया। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने जयप्रकाश नारायण से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया। मई 1974 के दौरान विभिन्न छात्र और जन संगठन विधानसभा को भंग करने की मांग कर रहे थे और सरकार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। 5 जून को जयप्रकाश नारायण ने पटना की एक रैली में लोगों से बिहार विधानसभा पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 1974 को 1600 आंदोलनकारियों और 65 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जुलाई को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुए और कॉलेजों को बंद भी किया गया। जयप्रकाश नारायण ने 3 अक्टूबर से होने वाली 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और 6 अक्टूबर को एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। विधायकों के इस्तीफे की मांग 4 नवंबर को शुरू हुई, जैसा कि नवनिर्माण आंदोलन में हुआ था, लेकिन 318 विधायकों में से 42 विधायकों ने पहले से ही इस्तीफा दे दिया था। कई विधायकों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सरकार ने आंदोलन के लिए लोगों को पटना पहुंचने से रोकने की बहुत कोशिश की और लोगों पर लाठी चार्ज भी किया। बिहार आंदोलन सत्याग्रह में बदल गया और स्वयंसेवक बिहार विधानसभा में प्रदर्शन करते रहे, जिसके कारण 4 दिसंबर से गिरफ्तारी शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को नहीं बदला, क्योंकि वह गुजरात की तरह विधानसभा भंग करने की प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे झुकना नहीं चाहती थी। दरअसल नवनिर्माण आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था, उसमें प्रदर्शनकारी विधानसभा को भंग करवाते हैं और फिर नया इलेक्शन करवाते हैं, जो कि अपने टाइम पे ना होकर थोड़ा डिले होता है इमरजेंसी के कारण, जिसकी बातें अभी हम आगे अपने वीडियो में करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने पूरे भारत में यात्रा करते रहे। कांग्रेस को हराने के लिए विपक्षी दलों को मजबूत और एकजुट करते रहे। गुजरात में चुनाव तब तक टाला गया जब तक मोरारजी देसाई इसे कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर नहीं बैठ गए। चुनाव 10 जून को हुआ और परिणाम 12 जून को हुआ, जिसमें कांग्रेस की हार हुई। अब इससे पहले क्या हुआ था कि 1971 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए एक कानूनी रिट दायर की थी और 12 जून 1974 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में राजनारायण पर अपनी 1971 की चुनावी जीत में भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं का उपयोग करने की दोषी पाया। उन्हें अगले 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। आर्थिक समस्याओं, भ्रष्टाचार और जयप्रकाश नारायण के दृढ़ विश्वास ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध का नेतृत्व किया। 25 जून 1975 की रात को अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। इमरजेंसी के तुरंत बाद
प्रमुख विपक्षी नेताओं, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे, को बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी में असंतुष्ट लोगों को भी गिरफ्तार करवा दिया। लगभग 21 महीने चली इमरजेंसी के टाइम पर बहुत कुछ हुआ, जिसमें जनरल इलेक्शन जो होने थे उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया, प्रेस की फ्रीडम छीन ली गई और जितने भी अपोजिशन लीडर थे उनको ढूंढ ढूंढ कर जेल में भेजे जाना शुरू किया गया। इन नेताओं में जो जेल में गए उनमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मुलायम यादव और अरुण जेटली भी शामिल थे। इंदिरा गांधी ने आरएसएस को भी बैन कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि आरएसएस वाले जनसंघ को सपोर्ट कर रहे थे। फरवरी 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई तो सारे अपोजिशन लीडर्स ने फिरोजशाह कोटला दिल्ली में एक विशाल मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग का नतीजा निकलता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज आने वाले इलेक्शन में इंदिरा गांधी को हराएंगे। इस कोalition में जनसंघ, लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसी बहुत सारी पार्टियां शामिल थीं। इमरजेंसी में कांग्रेस भी टूट गई और जो लोग कांग्रेस से निकले थे उन्होंने कांग्रेस और नाम की एक पार्टी बनाई थी, वो भी इस कोalition में शामिल थी। ये सारी पार्टियां मिलके एक पार्टी बनाती हैं जिसका नाम था जनता पार्टी और इसी इलेक्शन में नारा निकलता है इंदिरा हटाओ। इस इलेक्शन में इंदिरा जी बुरी तरह हार जाती हैं और आज़ादी के पहली बार यह हो रहा था कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही। जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं और उनकी कैबिनेट में अटल जी फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री संभालते हैं। लेकिन जनता पार्टी, जो कि अलग अलग आइडियोलॉजी वाले पार्टी को साथ लेकर चल रही थी, जो एक साथ आए थे सिर्फ इसी बात को लेकर कि उन्हें इंदिरा गांधी को हराना है, तो जैसे ही एक बार इंदिरा गांधी हार जाती हैं तो उन सबके आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उस समय चौधरी चरण सिंह का कहना था कि अगर जनसंघ के लीडर्स को सरकार में बने रहना है तो उन्हें आरएसएस की आइडियोलॉजी को छोड़कर जनता पार्टी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा, जिससे जनसंघ के लीडर्स ने आरएसएस की आइडियोलॉजी छोड़ने को साफ मना कर दिया और तभी चौधरी चरण सिंह अपने सपोर्टर्स के साथ इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर देते हैं और अपना गवर्नमेंट बनाते हैं और इसके साथ ही 2 साल के भीतर ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। साल 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी शानदार वापसी करती हैं और 353 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाती हैं और स्वयं प्रधानमंत्री भी बनती हैं और दूसरी तरफ जनता पार्टी को मिलती हैं सिर्फ 31 सीटें। यह सब देखकर 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जिस पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह था कमल का फूल। 1980 में भारतीय जनता पार्टी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, पर अभी तक ये अपनी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड नहीं ढूंढ पाए थे। इसका मेन रीजन था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद लोगों में कांग्रेस को लेकर इतनी सिंपैथी आती है, जिसका असर था कि इस इलेक्शन में कांग्रेस को 404 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को सिर्फ 2। याद रहे, आज तक लोकसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ने ही 400 सीटों का आंकड़ा को क्रॉस किया है। अभी तक हमने आपको समझाया कि भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, भारतीय जनता पार्टी किन किन फेजेस से गुजर के अपने इस नए प्रारूप को पाती है। अब आगे की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मंदिर वर्सेस मंडल पॉलिटिक्स क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी को 1984 के इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं तो बीजेपी के प्रेसिडेंट पद से अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को प्रेसिडेंट पद पे बैठाया जाता है। जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी प्रेसिडेंट पद पे बैठते हैं तो रियलाइज करते हैं कि राम मंदिर
से जुड़ने से वो एक मास पॉपुलेशन या वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। अब क्या होता है कि 1981 में जब जनता पार्टी की सरकार ढह जाती है तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही अलग हो चुकी थी। जनता पार्टी को वीपी सिंह ने संभाला और वीपी सिंह के अथक प्रयासों और परिश्रम का नतीजा था कि निराश जनता को वीपी सिंह में एक उम्मीद दिखाई दी, क्योंकि उस समय राजीव गांधी भी बीच में फंस गए थे। 1987-88 का वो दौर था जब राजीव गांधी बीच में फंस गए थे। उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट के लिए शाह बानो केस को जब पलट दिया और हिंदू अपीजमेंट के लिए राम मंदिर के जब ताले खुलवा दिए तो वो बीच में फंस गए थे। ना उन्हें मुस्लिम्स की तरफ से समर्थन मिल पा रहा था और ना ही हिंदुओं की तरफ से। राजीव गांधी हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए नए नए हथकंडों को अपनाते हैं, जैसे वे लॉक खुलवा देते हैं और राजीव गांधी 1987 में रामायण को भी टीवी पे चलवाते हैं। राजीव गांधी अपने कैंपेन की शुरुआत भी नागपुर के बजाय अयोध्या से करते हैं, परंतु उन्हें खासा सपोर्ट नहीं मिल पाता। 1989 में जब देश आम चुनावों के रंगों में रंगा था, तब बोफोर्स दलाली के दाग से राजीव गांधी का दामन दागदार था और भ्रष्टाचार देश के सामने बड़ा मुद्दा था। और इधर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से जुड़ने से 1989 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 197 और इसके साथ साथ जनता दल को मिलती हैं 143 सीटें। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जनता दल के साथ और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जनता दल का समर्थन कर अपना सरकार बनाती है, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह पूरी स्थिति को समझने के बाद वह जान गए थे कि आरक्षण का तीर उनके लिए वोट का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। और फिर 7 अगस्त 1990 को जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का बात किया तो देश जाति उन्माद से झुलसने लगा। मंडल कमीशन के मुताबिक सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो था उसे 27% देना था। हम आपको बता दें कि देश में 22.5% सीटों को पहले से ही आरक्षित कर दिया गया। इस प्रकार मंडल कमीशन के द्वारा दी जा रही आरक्षण और पहले से ही प्राप्त आरक्षण मिलकर 49.5% की भूमिका में आ गए थे। देश पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रहा था और मंडल कमीशन की सिफारिश युवाओं के बीच आग में घी डालने का काम करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और देश के 22 अन्य यूनिवर्सिटीज़ के जो विद्यार्थी थे वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। इस प्रदर्शन को जितना दबाने की कोशिश की गई, यह प्रदर्शन उतना बड़ा होता गया। युवाओं का कहना था कि कलम चलाना छोड़ बंदूक चलाना शुरू करेंगे, इन्हीं हाथों से लिखेंगे और इन्हीं हाथों से खून भी बहाएंगे। पुलिस प्रशासन युवाओं के इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए आंसू गोली, लाठीचार्ज और गोलियों का भी इस्तेमाल करते हैं। सड़कें खून से लाल हो जाती हैं। मंडल कमीशन ने सर्वाधिक नॉर्थ इंडिया को ही अफेक्ट किया, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, यानी उत्तराखंड और झारखंड फर्श पर नहीं आए थे। उस समय बिहार की 54 लोकसभा सीटें और यूपी की 85 लोकसभा सीटें मिलकर 139 सीटें बनती थीं, जो कि देश की लोकसभा की लगभग 1/4 सीटें दी थी। ये आंकड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए मजबूत कड़ी सिद्ध हो सकता था और इसी को नज़र रखते हुए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया। अब इस फैसले से सवर्ण नाराज थे तो पिछड़ा वर्ग खुश।
अब इन कारणों से समाज बढ़ रहा था। सवर्ण वर्ग के लिखने पढ़ने वाले लोगों ने वीपी सिंह मुर्दाबाद की तख्तियां थामी तो पुलिस प्रशासन उन पर डंडा बरसाई। कई नेता उभरे जिनकी सियासत जातिगत राजनीति पर टिकी थी, जैसे मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान। 1989 में जनता दल बीजेपी से कोalition कर जब सरकार बनाती है, तभी मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने का मन बना लेती है। बीजेपी को ये बात समझ नहीं आती है। 1 जनवरी 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने यह फैसला लिया कि जल्द ही दूसरे पिछड़े वर्ग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। सरकारी रिकॉर्ड में इसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है और आम बोलचाल में मंडल आयोग। इसमें वीपी सिंह के साथ खड़े नेता ही आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मामले में एकमत नहीं थे। जनता दल के अंदर झगड़ा हुआ तो बीजेपी ने यह सोचकर कि वीपी सिंह तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं, तो हम आने वाले चुनाव में जनता के बीच किस मुद्दे पर जाएंगे। तो बीजेपी खुद को राम मंदिर की तरफ ज़्यादा झुकाती है और यहीं से शुरू होता है मंदिर वर्सेस मंडल पॉलिटिक्स। अरविंद नेहरू, हिंद कुमार गुजराल, रामकृष्ण हेगड़े भी वीपी सिंह के इस फैसले से खुश नहीं थे। अजीत सिंह, जो वीपी सिंह के काफ़ी करीबी थे, वो भी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के मामले में वीपी सिंह के साथ नहीं थे। यहाँ तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसे अपने राज्य में नहीं लागू करने दूंगा। यूपी और बिहार में इस फैसले की लोकप्रियता देखकर वीपी सिंह को अपने सत्ते का समीकरण दिखने लगा था। मंडल कमीशन की सिफारिशों की खबर से बीजेपी का थिंक टैंक परेशान हो उठा। लालकृष्ण आडवाणी को यह लगा कि वीपी सिंह पिछड़े वर्ग का हिमायती बनकर उभरना चाहते हैं और इसी बीच वीपी सिंह सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा भी कर दी। और इन सारी चीज़ों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक साफ समझ गए थे कि वीपी सिंह जब इस सिफारिशों को लागू कर देंगे, तब वो जो पिछड़ा वर्ग है उसकी वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो बीजेपी हिंदुओं के वोट को पाने के लिए राम मंदिर के फैसले से जुड़ती है और जब वो रथ यात्रा शुरू करती है और उसमें उसे भारी समर्थन मिलता है, बीजेपी यह समझ जाती है कि राम मंदिर से जुड़ने का फैसला उसे दिल्ली की राजनीति तक पहुंचा सकती है। वीपी सिंह मंडल आयोग को 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर देते हैं। वीपी सिंह के इस ऐलान ने जनता दल के तले जमा हर दल के सामने एक नया संकट पैदा कर दिया। समर्थन दे रही बीजेपी को भी लगा कि कहीं राजनीतिक रास्ते उसके लिए बंद ना हो जाएं। हर कोई फैसला लेने पर आतुर था। इस बार आंदोलन ने नहीं बल्कि सियासी फैसले ने देश के सामने आंदोलन की स्थिति पैदा कर दी थी और आंदोलन के जरिए राजनीति कैसे साधी जाए, यह संकट आडवाणी से लेकर सभी देश के प्रमुख राजनेताओं के सामने प्रकट हुआ था। 9 नवंबर 1990 को भारत छोड़ो वर्षगांठ के दिन देवीलाल ने दिल्ली के बोर्ड क्लब में एक विशाल रैली का आयोजन किया। देवीलाल जाट समुदाय के सबसे लोकप्रिय नेता थे, लिहाजा उनकी पुकार पर यूपी बिहार से लाखों लोग इकट्ठा। देवीलाल के अलावा यूपी से दलितों की राजनीति के नेता कांसीराम, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, HD देवगौड़ा भी शामिल हुए।
रैली ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर सामाजिक संघर्ष का नया दौर शुरू कर दिया। सियासत बटी, नेता बटे तो समाज भी बटा। अगले ही दिन 10 अगस्त 1990 से ही आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू हुए। पूरे देश में यह जेपी आंदोलन के बाद दूसरा जन आंदोलन शुरू हुआ। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू करने से पिछड़ी जाति के जो छात्र थे वो खुश थे, जिन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वहीं वो छात्र जो पढ़ने में अव्वल थे और उच्च जाति से ताल्लुक रखते थे, उनका कहना था कि ये प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्षों से जोरदार प्रदर्शन व समर्थन शुरू हुआ। इसमें राजनीति के चाशनी का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। मंडल कमीशन को लागू करने के आक्रोश इतना बढ़ता जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन के बाद लूटपाट की घटनाएं होने लगीं। पर सियासत जिस तरह खामोश थी और हमामों के बीच 13 अगस्त को मंडल कमीशन को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दिया गया। छात्रों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी सरकार के पास रोजगार पैदा करने की कोई योजना नहीं थी, तो उच्च जाति के छात्रों में सरकारी नौकरी न पाने की भय ने अंदर तक तोड़ दिया। पर वीपी सिंह अडिग थे। अब यहाँ से जनता दल मंडल को लेके और बीजेपी मंदिर को लेके जनता के बीच अपने वोट बैंक ढूंढने लगी और इस तरह आज तक के लोकसभा के हर इलेक्शन में मंदिर वर्सेस मंडल ज्वलंत मुद्दा बनता रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बीजेपी का फॉर्मेशन और मंडल वर्सेस मंदिर की पॉलिटिक्स समझ आई होगी। और अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे जातीय जनगणना की और पता करेंगे कि क्यों जातीय जनगणना आने वाले चुनाव में हॉट टॉपिक बना रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सिर्फ सनसनी खबर नहीं देते हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं आपको वो सारी जानकारी देने की जिससे आप खुद का पक्ष रख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।